usually it is denoted by capital EBN. ऐसा लिखते हैं हम लोग, binding energy per nucleon, right? So naturally, what is it? Binding energy per nucleon is total binding energy of nucleus upon nucleon number, yeah, mass number of the nucleus, yeah, atom, yeah, element, right? हेलो सर, बाइंडिंग एनर्जी न्यूट्रॉन्स पे क्यों लगेगी? क्या? हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि आप इलेक्ट्रिक फोर्स से उसको रिलेट मत करो। आप जब तक इलेक्ट्रिक फोर्स को पकड़ के बैठोगे ना, आपको बाइंडिंग एनर्जी नजर नहीं आएगी ढंग से। और भी कुछ फोर्सेस होते हैं। हाँ, समझा। न्यूक्लियर फोर्स एक वर्ड है, हम पढ़ेंगे अभी। तो आपको बाइंडिंग एनर्जी के लिए थोड़ा सा दिमाग खोलना पड़ेगा। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, वहां पे और भी फोर्सेस पिक्चर में आ जाते हैं, ठीक है। सो EBN इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, राइट। जितने भी न्यूक्लियाइज आपको मालूम है, व्हाटएवर आइसोटोप्स सब पकड़ के उनका एक ग्राफ बनाया हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर, एक ग्राफ बनाया हुआ। दैट ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। द ग्राफ इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एमईडी में लिया है और ये नंबर्स में है। दिस इज नंबर। ग्राफ गोज लाइक दिस समथिंग। ऐसा कुछ रहता है। तो ये पहले धीरे धीरे बढ़ता है, मतलब 1H2 1H3 बढ़ते 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 ये ऐसे बहुत ज्यादा। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ एक्सप्लेन करने के लिए भी आता है एग्जाम में, तो बड़े सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने आते हैं। मैक्सिमम वैल्यू है 8.75 MeV। ये होता है 56 आयरन के करस्पॉन्डिंग। सो ये होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का ग्राफ, राइट। हरी बात सुनना है? हेलो। हाँ। अब इसमें जो आपको पॉइंट्स याद रखने हैं या जो लिखने रहते हैं एग्जाम में या जो इम्पोर्टेंट है, लाइक फर्स्ट वन, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ स्मॉलर न्यूक्लियाई इज वेरी स्मॉल। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर स्मॉलर न्यूक्लियाई is very small, कम होता है, राइट। 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, ऐसा सब आता है, राइट। अरे बात सुन में ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस शार्पली फॉर mass number 0 to 1 to 20, 2 to 20. Binding energy per nucleon increases sharply for nuclei, so mass number from 2 to 20. तो छोटे छोटे के लिए बड़ा शार्पली बढ़ता है पहले, राइट। बहुत तेजी से बढ़ता है, फिर बाद में कम होना शुरू होता है, राइट। तो पहले छोटे वालों के लिए बहुत छोटा, फिर बड़ी शार्पली बढ़ता है 20 तक, 30 से लेके 170 तक नियरली कांस्टेंट होता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज
nearly constant for nuclei with mass number ranging from 30 to 170. Nearly constant, that is, it is independent of mass number. बीच में कुछ न्यूक्लियाइज होते हैं, बीच कुछ क्या 30 से लेके 170 के बीच में, इन सब का नियरली कांस्टेंट होता है. क्या बाइंडिंग एनर्जी नहीं कांस्टेंट होता, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कांस्टेंट होता है. आ रही बात समझ में? हेलो. हाँ सर. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर मास नंबर रेंजिंग बिटवीन 30 एंड 170 इज नियरली कांस्टेंट. है वेरिएशन है, थोड़ा थोड़ा 30 से बढ़ता है, 56 पे मैक्सिमम होता है, फिर धीरे धीरे कम होता है, बट जैसे नियरली कांस्टेंट है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता. ओके. फिर 170 के ऊपर थोड़ा सा सिग्निफिकेंटली फॉल आता है फॉर न्यूक्लियाइज with mass number greater than 170. It decreases for mass number greater than 170. Binding energy per nucleon decreases significantly fall आता है, decreases significantly and significantly its maximum binding energy per nucleon is maximum. ये आपको याद रखना है. For A is equal to 56, that is iron, and is 8.75 mega electron volt per number per nucleon. maybe per nucleon. Yeah. Right. So binding energy per nucleon ka graph is important, and what all you should know about this graph is ऐसे छोटे छोटे न्यूक्लियाइज के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लेस, इंक्रीजेस मतलब शार्पली फॉर 2 to 20, 30 से 170 के बीच में नियरली कांस्टेंट रहता है, चेंज होता है बट इट्स नियरली कांस्टेंट. 56 पे इट अटेन्स अ मैक्सिमम वैल्यू, राइट. 56 पे इट अटेन्स अ मैक्सिमम वैल्यू एंड फिर बाद में ग्रेजुअली डिक्रीज होता है. यूरेनियम के लिए 7.6 होता है. यहाँ का आपको यूरेनियम 238 दिया होगा बुक में, देखना. तो यूरेनियम 238 U238 होता है. इसके लिए 7.6 MeV. 7.6. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट वैल्यूज, बट ऐसा कुछ एक वैल्यूज आपको याद रखनी है, देख लेना बुक में रीड करके भी. राइट, समझा? कुछ नहीं समझा? तो अगेन लेट मी टेल, दिस इज ऑब्जर्वेशन. इसमें आपको समझना कुछ नहीं है, ये आपको मानना है ऐसा हो रहा है. हाँ, इसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस विल ड्रॉ सम कंक्लूजंस. दोस कंक्लूजंस यू हैव टू अंडरस्टैंड. वो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्यों ऐसा कंक्लूड कर रहे हैं. आ रही बात समझ में? कुछ नहीं बोल रहे. So now let's draw conclusions from this. So सबसे पहला conclusion, conclusions which we can draw from here. तो क्या conclusion निकलेगा? Conclusion है nuclear forces must be very strong
very strong, so as to produce binding energy of the order of few mega electron volt per nucleon. See, MeV for nucleons of सोर्स मतलब इतने कम मास के न्यूक्लियॉन्स के लिए इतनी एनर्जी बहुत लार्ज होती है. तो ये एनर्जी लिबरेट करने के लिए, टू लिबरेट दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, एंड द फोर्सेस व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस आर नोन एज न्यूक्लियर फोर्सेस. Forces which are responsible for this are nuclear forces. So nuclear forces must be strong force. नहीं? Hello? कोई कुछ बोलेगा? So nuclear forces which are responsible for this binding energy must be a strong force. इतने कम मास के न्यूक्लियस इतने शॉर्टर डिस्टेंस में इतनी एनर्जी लिबरेट हो रही है, तो दे मस्ट बी स्ट्रॉन्गर फोर्सेस. ओके. दूसरी चीज, ये कॉन्स्टेंसी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. ये जो आपको ऐसा लग रहा हो ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी चीज है कि नियरली कांस्टेंट क्यों है, तो कॉन्स्टेंसी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. दिस कॉन्स्टेंसी इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर nuclei mass number ranging between 30 and 170 tells us that nuclear forces are short range forces. Constancy in binding energy per nucleon for nuclei mass number ranging from 30 to 170, I think from 30 to 170 can be leads to conclusion that nuclear forces are short range forces. Nuclear forces are short range forces. जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, those are short range forces. Is it clear? हाँ सर. तो न्यूक्लियर फोर्सेस बने शॉर्ट रेंज फोर्सेस. लेट्स सी ऐसा कैसे कंक्लूजन निकाला आपने. तो बिफोर आई एक्सप्लेन इट, बड़ा ट्रिकी सा होता है, तो इसके पहले मैं आपको समझाऊं. एक छोटा सा एग्जांपल बोल रहा हूं. अगर एक नंबर लिखा है 30 और एक नंबर हो गया 5, इसका एवरेज निकालो तो कितना हो जाएगा 30 और 5 का? 32. थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ. 30 और 20 कितना हो गया? 25 हो गया. हेलो. हाँ. और 30 और 20 का इसका कितना होगा? अप्रोक्सीमेट देख लो कितना हो गया. ये 55. ये हो गया आपका कितना? 10/4 2.5 27.5 हो गया. राइट. अभी 30 अगर 20 बार होगा, ये 20 टाइम्स है. 20 टाइम्स, ये 20 टाइम्स एंड फिर 20 रहेगा, तो कितना हो जाएगा? ये 620 डिवाइड बाय 21. 20 कितना? 2 times 42 20 29 200 में 9 कितना हो गया? 118. 11 का कितना हो जाएगा? 28.57.
4 टाइम्स 5 टाइम्स है, ठीक। अब 30 अगर 30 टाइम्स हो जाएगा, फिर उसके बाद एक 20 आएगा तब, एंड देन 20 आएगा तब। 30 टाइम्स लिया तो 900 920 हो गया, 920 अपॉन 31 हो गया, तो क्या 29.6। बस यही कहानी है। 30 30 30 बहुत बार हो गया, तो अब उसके बाद 1 2 3 20 आप डाल भी दोगे तो ज्यादा फर्क नहीं आता है, एवरेज, राइट। यही इसका एक्सप्लेनेशन है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ explanation for this one, constancy in binding energy per nucleon. See, nuclear forces are short range forces. What? Nuclear forces are short range forces. What? Nuclear forces are short range forces. अच्छी बात है। So a nucleon is under influence of any other nucleon only if it is within a range of it, right? मतलब कि जैसे समझो ये न्यूक्लियन X हो गया, दिस इज न्यूक्लियन, ये उसका रेंज है, ठीक। इसके अंदर कोई दूसरा न्यूक्लियन होगा तो ही वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा, जो इसके डिस्टेंस से बाहर होगा ये इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, नहीं। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं। हेलो, फिर चुप हो गए सब। क्या कोई कुछ बोलेगा? वापस बोलो सर। See, nuclear forces are short range forces. ऐसा नहीं है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स जैसा। तो उससे क्या, एक न्यूक्लियन है वो किससे इन्फ्लुएंस होगा? कोई भी दूसरा न्यूक्लियन जो उसे विद इन रेंज होगा। हाँ राइट भाई, एक न्यूक्लियन यहाँ दूसरा यहाँ, तो उसको क्या लेन देन इससे? वो तो जो एक रेंज में होगा, जो न्यूक्लियर रेंज फोर्सेस की रेंज होती है, उस रेंज के अंदर कोई दूसरा न्यूक्लियन होगा तो वही उसको इन्फ्लुएंस करेगा, कोई दूसरा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, राइट। अच्छा, अब एक रेंज में तो लिमिटेड नंबर ऑफ आएंगे, इस एक्स के विद इन एक रेडियस तो लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूक्लियन आ सकते हैं ना। हाँ तो सर। से number of nucleons in the range of nuclear force of X B P, ठीक है। तो क्या होगा, सपोज उसके रेंज में P नंबर ऑफ न्यूक्लियंस आ सकते हैं। किसके? इसका जो न्यूक्लियर फोर्स का रेंज होगा, उस रेंज में कितने न्यूक्लियंस आ सकते हैं? P न्यूक्लियंस आ सकते हैं। किसके? X के रेंज में, राइट। Therefore, binding energy of X will be proportional to P. Do you agree to this? हाँ तो जो बाइंडिंग एनर्जी है वो P के प्रोपोर्शनल होगी। चलो ये भी मान लिया, तो मतलब उसकी बाइंडिंग is nearly Kp, where K is a constant, ठीक। अच्छी बात है। अब होता क्या है, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियन तो
सो लाई इनसाइड ओनली। जब बहुत लार्ज होगा, होता क्या है, न्यूक्लियस है छोटा, ठीक, न्यूक्लियस छोटा, तो सारे न्यूक्लियन एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में, सारे नहीं, अगर एक बात कह रहा हूं, 1 मीटर है और ये रेडियस ही 1 मीटर है, तो ये तो सारे इसके अंदर हो गए, इसके लिए शायद से 2-4 छूट जाएं, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी शायद जो कॉर्नर वाले हैं उनकी थोड़ी सी कम हो, बाकी सबकी बाइंडिंग एनर्जी, एक एक न्यूक्लियन की पकड़ के बात कर रहा हूं, इसकी और इसकी तो सेम होगी, इसकी भी सेम होगी, इसकी भी सेम होगी, इसकी भी सेम होगी, इनके तो सबके इन्फ्लुएंस के अंदर ही आ रहे हैं बाकी के सारे। हाँ जब इसको खींच के निकालोगे तो ये सब बुरा मान जाएंगे, क्यों, ये सब उसके रेंज में आ रहे हैं। इसको खींच के बाहर निकालूंगा तो ठीक है, हो सकता है इन लोगों को फर्क ना पड़े, जान दे अपने रेंज में नहीं, अपने काम करने, ये चला गया तो इसके पीछे जो एनर्जी लगेगी कम लगेगी, बाकी सबके तो नियरली सेम लगेगी ना, जो अंदर अंदर दिख रहे हैं आपको। समझा? So since most of nucleon lie inside the nucleus के अंदर रहते हैं बहुत सारे, right? Hence binding energy of most of the nucleons is Kp, unless until it grows very big। अब अगर बड़ा हो गया तो इसके रेंज में बहुत कम होगा, इसके रेंज में कम होगा, जो कोने कोने में उनके रेंज में कम होगा, राइट। बट जब तक छोटा साइज है, मीडियम साइज, मान लो 30 to 170 के बीच में जो है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनमें से बहुत सारों की, दिस Kp की वैल्यूज लेट अस अज्यूम 10 आ रही है, समझो Kp की वैल्यू कितनी आ रही, 10 आ रही है। अब उसमें से 60 का 60 न्यूक्लियॉन्स है, उनमें से 54 की 10 है, और बाकी जो 6 बचे उनकी कम हो गई, कितनी कम हो गई, समझो किसी की 8 है, किसी की 9 है, किसी की 6 है, किसी की 8 है, किसी की 9, ऐसा करोगे भी आप, तो बाकी अगर 60 से डिवाइड करोगे तो वो 54 के आसपास ही आने वाला, 10 के आसपास ही आने वाला। भाई बहुत सारे सेम नंबर लिख गए और एक आध छोटे नंबर लिख गए, तो एवरेज तो उतना ही हो जाएगा ना, एवरेज में कुछ खास फर्क थोड़ी नहीं पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर का एवरेज स्कोर 45 है, अगर वो और 2 इनिंग खेल लेता, उसमें 0 में आउट हो जाता तो भी 45 ही रह जाता। क्यों, अरे इतने बार 45 चला आ रहा है, 1-2 से एवरेज थोड़ी ना गिर जाएगा। नहीं समझा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में कई बार पूछा है। हाँ बस यही है। तो ये बोर्ड्स में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं इतना स्ट्रेस देके समझा रहा हूँ। चलो, आई होप आपको समझ में आ गया।